Recording is on. सो वेलकम टू जिंदगी आईएएस एकेडमी। हमेशा की तरह आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने अभी तक कौन कौन सी क्लासेस कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। देन आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नरेंद्र मोदी जी को। मतलब हम आज पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे काम करता है, कैसे चीजें इसमें रिएक्ट करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम को, क्योंकि क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा आते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि एक स्क्रीन में अपने यहाँ पे स्टूडियो में लगा के बैठूंगा, तो पता चल जाएगा कि सही सब कुछ चल रहा है या नहीं, आपकी साइड से प्रॉब्लम है या मेरी साइड से प्रॉब्लम है। तो अभी आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है, चीजें आपको स्क्रीन भी दिख रही हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसदीय व्यवस्था को। उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों आप बहुत दिनों बाद आए हैं, तो आपको मैं रिकैप करा देता हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अगर मैं रिकैप की बात करूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो रिकैप में हम अभी पढ़े हैं। सबसे पहले हमने जो इंटर स्टेट रिलेशन थे आपके वो पढ़े, मतलब राज्य राज्यों के जो संबंध थे। देन हमने केंद्र राज्यों के संबंध पढ़े, सेंटर और स्टेट के। देन इसमें हमने बहुत सारा पार्ट पढ़ा था, क्योंकि ये इसलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट था और सबसे ट्रिकी था। और जैसे ही आपको ये टॉपिक समझ में आया, अब आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने प्रेम्बल को, मतलब प्रस्तावना को कवर कर लिया था सबसे पहले, जो हमारा रहा। नेक्स्ट हमने जो भाग एक है आपका, भाग एक भारत और उसके राज्य संघराज्य क्षेत्र, मतलब इंडिया, हम पढ़ चुके हैं। देन हमने कवर किया भाग दो। भाग एक के बाद में भाग दो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो आपकी नागरिकता है। तो आई होप हमारा आधा काम खत्म हो गया है। हमने संसदीय व्यवस्था पूरी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में इसको दोबारा कवर करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संसदीय व्यवस्था में हमने केंद्र राज्य संबंध पढ़े चीजें, मतलब उसके अंदर हमने, आपने देखा होगा कि फेडरल सिस्टम पढ़ा हमने। मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा था कि एकात्मक, संघात्मक, ये सारे के सारे हम इस पे कवर कर चुके हैं। फिर हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट की शक्तियां पढ़ी, पावर्स पढ़ी इसकी। देन अब हम आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी संसदीय व्यवस्था है। तो हमने 1 मिनट में आपका रिकैप कर लिया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। और इससे रिलेटेड आप प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन जाके देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको नोट डाउन कराया है और जिस तरह से मैंने आपको सारी की सारी कवर कराई है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम संसदीय व्यवस्था पढ़ें, तो उससे पहले हम जानेंगे कि टोटल सिस्टम कैसे काम करता है। अगर किसी भी सिस्टम में कोई गवर्नमेंट काम करती है, तो वो सिस्टम, उस गवर्नमेंट कैसी होगी वो मैटर करता है। तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। इसमें दो तरह का सिस्टम काम करता है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। एक होता है अध्यक्षात्मक, मतलब एक तरह का आपका फेडरल सिस्टम का काम करता है। जैसा आपका अध्यक्षात्मक कहाँ है, पूर्ण अध्यक्षात्मक अगर हम बात करें यूएसए में आपका। दूसरा काम करता है आपका संसदीय व्यवस्था, मतलब अब अगर अध्यक्षात्मक हम बात करते हैं और संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, संसदीय व्यवस्था आपकी ब्रिटेन में। तो यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ब्रिटेन की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है और यूएसए की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तब हम आएंगे। और हमारा इंडिया जो है, इंडिया कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, मतलब इक्विटी की बात करेंगे कि उसने संसदीय व्यवस्था को अपनाया,
लेकिन वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी हम ले रहे हैं। तो हम, हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, उसने लोकतंत्रात्मक, अगर आप प्रेम्बल आपने पढ़ी है तो यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने अपनाया। ठीक है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसको बोलेंगे हम। गणराज्य का मीनिंग क्या होता है? गणराज्य का मीनिंग होता है कि जो इसका हेड होता है वो हेड आपका वंशानुगत नहीं होता। इसीलिए हमने राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन कैसे होता है वो मैंने आपको सारा का सारा अभी कवर करा दिया था। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस तरह से हमने इस स्वरूप को चुना, तो हमने स्वरूप को चुना पार्लियामेंट्री सिस्टम को। मतलब हमारे यहाँ एक संसद होगी, वो संसद काम करेगी। तो ये काम किस पे करती है? ये दो आर्टिकल आप यहाँ पे नोट डाउन करिए, एक आर्टिकल 74 और एक आपका आर्टिकल 75। ये दो आर्टिकल बताते हैं कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को चुना। अब भारत की व्यवस्था पे अगर हम बात करेंगे कि भारत की व्यवस्था किस तरह से काम करती है उससे पहले मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, प्लीज प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस सारी मिलती रहेंगी। तो हमने इस व्यवस्था में दो तरह की चीजें चुनी। मतलब ये हमने चुनी द्विसदनीय, मतलब यहां तक आपको कुछ भी चीजें नई नहीं लग रही होंगी, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्था कैसी है कि आपका एक सरकार केंद्र में होगी, मतलब एक विधायिका आपकी केंद्र में संसद होगी, और एक उसी तरह का सिस्टम हमने राज्यों के स्तर पे काम किया। मतलब राज्य में भी सेम सिस्टम होगा और केंद्र में भी 95% तक दोनों चीजें बराबर होंगी। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उनमें हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर हम केंद्र के लिए बात करें तो मैंने आपको बताया संसदीय व्यवस्था की बात करता है 74 और यहां पे बात करता है 75। 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री होगा। मतलब 74 अगर की बात करें तो 74 कहता है, नोट डाउन करते रहना बच्चों इसी तरह से, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मतलब बहुमत दल के नेता की नियुक्ति एज ए प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति करते हैं। हमने इनकी प्रशासनिक शक्ति के दौरान हमने पढ़ा था कि पीएम जो प्रेसिडेंट है वो पीएम की नियुक्ति करते हैं। वहां पे इनका इलेक्शन नहीं होता, पीएम का कोई इलेक्शन नहीं होता। नॉर्मली मीडिया और ये सब कुछ बच्चों की तरह बताया जाता है कि यहाँ पे एक इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में आपके एमपी चुने जाते हैं, और एमपी चुन के जो पार्टी बहुमत में आई उसने अपना एक नेता चुनती है और वो नेता पीएम बनता है, और उसकी जो नियुक्ति करता है, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है आपकी, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति है। तो ये आर्टिकल 74 कहता है कि जो पीएम की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करेंगे, और पीएम और एक मंत्री परिषद, मतलब यहाँ पे मंत्री परिषद शब्द का यूज किया है, मतलब मंत्री परिषद, ये दोनों आपके संसदीय व्यवस्था के एक अंग होंगे। मतलब जो आपकी कार्यपालिका, मतलब जो काम करेगी एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो किससे मिलके बनी है? वो आपकी पीएम प्लस मंत्री परिषद। ठीक है, तो आर्टिकल 74 अगर कहीं आता है आपने तो इसी तरह से करना है। तभी 74A, 74 मतलब 74I, मैं बार बार कहता हूं इसको याद रखना। इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति सारे के सारे निर्णय लेता है और सारे के सारे काम यहाँ पे करता है। नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करता रहूंगा, तो आपको मतलब या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद नहीं ले पाएंगे, इसको नोट डाउन करिए। देन अब अगर हम बात करें राज्य की, तो सेम राज्य की अगर बॉडी पे जाएंगे तो यही चीजें 163 में आएंगी, मतलब अनुच्छेद 163 के तहत वहां पे क्या होगा? एक सीएम होगा, मतलब जो एमएलए चुन के आया उनमें से एक सीएम बनेगा, और प्लस उनका भी एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, बहुत जीरो से लेके मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं कि आपका एक कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाए कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहां पे कुछ शब्द निकल के आएंगे कि किस तरह से ये संसदीय व्यवस्था काम करती है। अगर हम देखें कि अगर आज की डेमोक्रेसी, इसको मिटो लेते हैं कि डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है मॉडर्नाइजेशन में, वो क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें कैसे मतलब काम कर रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर है और एक उनकी मंत्री परिषद है, वन मैन आर्मी टाइप में काम कर रहे हैं।
कि चुन के एक नेता की वजह से पूरी की पूरी पार्टी आती है और फिर वो वन मैन आर्मी की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकल स्तर पे देखें तो थियोरेटिकल स्तर पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। एक आपका पीएम और एक उनकी मंत्रिपरिषद, मतलब पीएम और मंत्रिपरिषद। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब दोनों चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। आपका 89 नंबर का डिफरेंस रहेगा मोस्टली, मतलब 95% आर्टिकल्स में बता रहा हूं कि जिस तरह से आपका 74 कहता है कि पीएम, ये नोट डाउन करिए, ये मतलब इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क लगा के, कि 74 में पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, और 163 में क्या है, 163 में आपके सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद और उनके मिनिस्टर्स। तो ये दोनों मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 89 का। तो मोस्टली सारे के सारे आर्टिकल इसमें, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हम बात करेंगे तो वो 89 के आएंगे। नोट डाउन कर लिया चलो बच्चों। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। तो यहां पे एक वर्ड आता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका दो तरह की सेग्रीगेट की गई है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल होगी, एंड वन इज द नॉमिनेटिव, मतलब हम एक नाम मात्र की, मतलब हमने दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर, नॉमिनेटिव होगी करके। मतलब नॉमिनेटिव में कौन आ रहे हैं, नॉमिनेटिव जो कार्यपालिका है, जो उसका हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। हमने पिछली क्लासेस में पूरा का पूरा इसे कवर किया है, आप प्रीवियस क्लासेस देखिए। आज हम बात करेंगे एक्चुअल की, जिसमें आपका पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद ही सारा काम पर्दे के पीछे आके करती है। देन इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट लेयर का हो गया। सेकंड लेयर की बात करें तो जो संवैधानिक पदों पे है, जैसे आपका वो अपने संवैधानिक जो पदों पे लोग हैं उनके हिसाब से भी काम करते हैं, मतलब उनको भी अपनी टीम में रखा हो, ये टीम बनती है। मतलब आपके कैग हो गए, आपके महान्यायवादी हो गई, इसी तरह से यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, ये जितने भी हैं आपके। देन आपका मतलब ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लिए हुए हैं। देन आपके जितने भी आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस सचिव आपके जितने भी हैं, मतलब जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो सारे के सारे मतलब आपके कार्यपालिका में आएंगे। एक्चुअली अगर हम बात करें तो एक पियोन से लेके, मतलब एक पियोन से लेके और एक आईएएस ऑफिसर और सचिव, जो कैबिनेट सचिव बैठे हैं, वो सभी के सभी आपके कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएंगे, क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई अपने लेवल पे यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहां से आगे अगर हम अपनी जर्नी को ले जाते हैं, कहीं भी डाउट होगा आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे दो वर्ड निकल के आते हैं, अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें, कि जो संसद मतलब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करती है वो नीतियों पे काम करती है। मतलब ये आपकी नीतियां नीतियां अगर पॉलिसीज पे हम बात करें तो पॉलिसीज में आप जीएस 3 में जाएंगे तो सबसे पहले नियोजन आता है, मतलब प्लानिंग आता है। जो जीएस 3 का पार्ट है आपका इकोनॉमी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें जीएस 3 का करके आता है। देन अगर उस पर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि जो प्लानिंग बना रहा है, प्लानिंग बनाने वाले कौन है, प्लानिंग बनाने का काम आपका जो एक्चुअल आपकी मंत्री, मतलब एक्चुअल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो आपकी प्लानिंग बनाती है। ठीक है। और अगर हम कानून की बात करें, मतलब एक लॉ का फॉर्मेशन करता है, लॉ का फॉर्मेशन बनाने के लिए आपकी संसद है। भाई ये दोनों देखो, एक विधायी बनाने का काम है, एक नीतियां बनाने का काम है। मतलब इस कानून के आधार पे हम गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बनाती है। ठीक है। अब गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाएगी, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। मतलब इस तरह से ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो आपकी है ये काम करती है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो ये हमने इनको राइट्स दिए, कि इनको पॉलिसी बनाने के राइट्स दिए, हमने इनको कानून बनाने के राइट्स दिए, क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी उत्तरदायी है या नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका एक प्रेसिडेंट की है, एक प्राइम मिनिस्टर की है।
तो यहाँ पे सारा का सारा काम तो जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का, मतलब औपचारिक उसको नॉर्मल कंडीशन में कोई भी स्वय विवेक की शक्ति नहीं है, जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। तो यहाँ पे सारा का सारा हेड ऑफ काम कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है अपनी मंत्रिपरिषद के हेल्प से, ये इनको सलाह देके काम करा रहा है। तो अब जब हमने सारे के सारे राइट प्रतिनिधि को दे दिए, चुनने वाले को, तो इसमें कहीं ना कहीं जो चीजें आएंगी वो कहीं ना कहीं इसके उत्तरदायित्व पे क्वेश्चन उठाती हैं। तो जिस तरह से इसके उत्तरदायित्व पे क्वेश्चन उठता है, तो इसके उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें, तो ये सारा का सारा उत्तरदायित्व आता है आपकी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी पे। मतलब यहाँ पे जब काम वो कर रहा है तो प्रेसिडेंट क्यों उत्तरदायित्व होगा? मतलब जो आपकी संसदीय व्यवस्था है वो उत्तरदायित्व रखती है। ठीक है। अब अगर यूएसए का एग्जांपल ले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि उत्तरदायी क्या होता है? जो उसका मंत्री परिषद है जिसमें मिनिस्टर्स लोकसभा में चुन के गए, कॉन्सेप्ट समझो कि जो मिनिस्टर्स चुन के गए वो मंत्री उत्तर हम बोलते हैं ना कि जो आपकी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी फैक्ट्स में आता है कि लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होगी। ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं आपके उत्तरदायित्व रखते हैं। लेकिन अगर यूएसए की बात करें, तो यूएसए में एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो एक्चुअली है एग्जीक्यूटिंग और सारी की सारी पावर्स रहती हैं प्रेसिडेंट में, और वहां पे एक कांग्रेस होती है। मतलब जिस तरह से यहाँ पे संसद है उसी तरह से कांग्रेस होती है वहां पे, जो आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, दो तरह की चीजें हैं जो वहां काम करती हैं। तो सारी की सारी पावर होती है प्रेसिडेंट में। और प्रेसिडेंट अपने मतलब जो मिनिस्टर्स हैं आपके, जो सचिव हैं आपके, मतलब मेन आपके सचिव होते हैं वो सचिव की उस पे काम करता है। अब इसको इस तरह से समझो, देखो मैं इसको दोनों को हम एक्सिक्यूटिंग बॉडी को अभी कंपेयर करते हैं तो आप समझेंगे चीजों को कि उत्तरदायित्व कैसे आता है और उत्तरदायित्व कैसे नहीं आता है, कि भारतीय जो व्यवस्था है वहां पे उत्तरदायित्व कैसे बनता है। क्योंकि मेंस में जब आप लिखेंगे ना, क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों नहीं आएगा, तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब उत्तरदायित्व की बात करें तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है जो आपका 4 साल के लिए चुन के आता है, मतलब 4 साल के लिए उसको चुना जाता है। एक वहां पे एक आपकी पार्लियामेंट टाइप में होगी बॉडी, मतलब जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, जिसका काम क्या है? लॉ मेकिंग का। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिंग की अगर बात करें, इन्होंने लॉ मेकिंग बना के भेज दिया, अगर कांग्रेस की बात करें, ये प्रेसिडेंट काम करता है अपने सचिवों के हेल्प से। अब ये सचिव जो होते हैं, मतलब जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, ये कांग्रेस का पार्ट नहीं होते। मतलब ये जो इसके मंत्री और सचिव जिसको भी हम बोलें, तो ये आपके यहाँ पे इसके पार्ट नहीं होंगे। तो जब ये इसके पार्ट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी उत्तरदायित्व, मतलब कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व इनका नहीं रहा। आप समझे? मतलब पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहे। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया और ब्रिटेन की व्यवस्था में अगर आप बात करते हैं तो सारे के सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं और पीएम होता है वो आपका लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट होता है। तो वो जो मंत्री परिषद है आपकी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व निभाती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मतलब वहां जवाब पूछा जाता है। अगर मिनिस्टर ने कुछ पॉलिसी के लिए काम किया है कि कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो वहां पे उनसे स्टेटमेंट लिया जाएगा कि आपने कोई गलत चीज क्यों बताई है। वहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने जो क्वेश्चन आवर्स है, तो वो सारा का सारा जो क्वेश्चन आवर्स है आपके प्रस्ताव पारित करके या अविश्वास, वो सारे के सारे जितने आते हैं वो सारे के सारे इसकी उत्तरदायित्व पे क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन ऐसा इंग्लैंड में, इसमें यूएसए में नहीं होता। तो समझे कि किस तरह से ये उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए कि बताइए कि जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है वहां पे प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो किस तरह से यूएसए के प्रेसिडेंट से विभिन्न शक्तियां रखता है। तो स्टार्ट आप वहीं से करेंगे कि जिस तरह से जो आपका भारतीय राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र का होता है, मतलब औपचारिक साधारण परिस्थितियों में उनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती, जिस तरह से ब्रिटेन के सम्राट के पास में नहीं होती। लेकिन जो आपका प्रेसिडेंट यूएसए का होता है उसके बारे में बोला जाता है कि सिर्फ वो मेल को फीमेल नहीं कर सकते,
इस पृथ्वी पे और फीमेल को मेल नहीं बना सकते। अदरवाइज इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूएसए के प्रेसिडेंट ना कर पाए। मतलब जो बाइडेन साहब हैं वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, इतनी पावर्स उनको इस पृथ्वी पे, इसीलिए यहाँ का सबसे शक्तिशाली नेता यूएसए के प्रेसिडेंट को बोला जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, आप एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि ये इसीलिए क्या हुआ, जो भारत हुआ वो कौन सी व्यवस्था हुई, संसदीय। और यहीं पे अगर हम यूएसए की बात करें तो ये अध्यक्षात्मक होगी, ठीक है। और ब्रिटेन में भी सेम संसदीय व्यवस्था है। मतलब हमने तीनों का थोड़ा थोड़ा पढ़ा और जाना कि भारत की संसदीय व्यवस्था किस तरह से यहाँ पे काम करती है। अब यूएसए में किस तरह से काम करता है कि एक प्रेसिडेंट हो गया और उनकी एक किचन कैबिनेट होगी। जैसे यहाँ पे मंत्रिपरिषद होता है तो इसी तरह वहां पे किचन कैबिनेट टाइप में एक कॉन्सेप्ट काम करता है। इंडिया में भी किचन कैबिनेट काम करता है। मतलब इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम पे और आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी एक किचन कैबिनेट काम कर रही थी। मतलब उस किचन कैबिनेट में कांग्रेस में भी काम किया जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो उस किचन कैबिनेट में आपके जिस तरह से यूएसए में पूरा का पूरा नियुक्ति का अधिकार, पूरा का पूरा उसका अधिकार किचन कैबिनेट का प्रेसिडेंट को होता है, मतलब बाइडेन साहब को है। तो यहाँ पे इंडिया में वो ऐसा नहीं है और ना ही वो कांग्रेस का पार्ट होता, लेकिन इंडिया में तो वो आपका संसद का, पार्लियामेंट का पार्ट होता है, तो लोकसभा से या राज्यसभा से। तो यहाँ पे अगर किचन कैबिनेट चलानी है तो वो जो हमने 4 बंदे किचन कैबिनेट में, मतलब वो बहुत छोटी होती है, कैबिनेट से भी छोटी, मतलब 4-5 बंदे होंगे या 3-4 बंदे होंगे, जो जरूरी नहीं है वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के पार्ट हो। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो मतलब पीएम के फ्रेंड हैं, या उनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो संसदीय व्यवस्था में चुन के आए, मतलब प्रतिनिधि बन के आए, वो कोई भी हो सकते हैं। मतलब ये एक परामर्शदात्री होती है, मतलब इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। मतलब ये एक एडवाइजरी कंडीशन, एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इनकी जो भारतीय संसदीय व्यवस्था की है, इस सिस्टम की पूरी विशेषताओं को जानेंगे। मैंने एक इमेज फॉर्म की है आपको कि संसदीय व्यवस्था किस तरह से यूएसए में है, किस तरह से आपकी इंडिया में है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में सेम एज इट इज इंडिया की तरह है, लेकिन वहां पे आपको सारी की सारी पावर संसद को मिली हुई है। तो अब अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये जब नोट्स आप बाद में रिवाइज करेंगे तो मेरी हर बातें याद आएंगी आपको कि चीजें इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अभी मैं एक एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, मैं एक बार ये चेक कर लूं कि वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आप अपना प्लीज, आप अपना जो माइक है और कैमरा है, आप उसको प्लीज, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैमरा आपका ऑफ हो गया है। अब हम बात करेंगे, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हैंड रेज करके भी आप बता सकते हैं, हैंड रेज का ऑप्शन आपको दिखेगा। चलिए, मेरी वॉइस आपको मतलब ठीक आ रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे जो संसदीय व्यवस्था है उसकी विशेषताओं की। तो इसमें हम इस तरह से हम एक मैप बना, मतलब ग्राफिक की तरह एक एक चीज लिखेंगे और इसको समझेंगे। तो जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वहां पे जो कार्यपालिका है वो नामित है या वास्तविक है। मतलब ये नामित है या वास्तविक कार्यपालिका है। तो इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं नॉर्मली, तो कि यहाँ पे दोनों तरह की कार्यपालिका है। एक हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो देखते हैं, मतलब इसको देखेंगे आप, प्रेसिडेंट प्लस उसकी एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो है आपकी है। और एक दूसरी जो वास्तविक कार्यपालिका है हमारी, वो पीएम प्लस उसका मंत्री परिषद, क्योंकि सारा काम तो ये करते हैं आपके।
मंत्रिपरिषद में कौन कौन आएंगे आपके, सारे के सारे टॉप जो मतलब मंत्रिपरिषद में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो आपके स्टेट मिनिस्टर्स हैं, और जो आपके स्वतंत्र प्रभार के आपके स्टेट मिनिस्टर्स हैं। ये तीन तरह के आपके मिनिस्टर्स एक्चुअली संविधान एज पर अकॉर्डिंग आपके कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। तो ये सब मिलके प्लस इनका जो मतलब सेलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी है, प्लस जो आपका आईएएस मतलब सचिव जो होते हैं, मतलब सचिव के स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वो सारे के सारे आपके इस पूरे के पूरे उसमें आते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये आपको समझ में आ गया कि ये कहां से आया, यहां पे आपको चीजों को इसी तरह से लिखना है कि 74 अमेंडमेंट में, संविधान के 74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपके एक प्रधानमंत्री होते हैं, साथ में उनकी मंत्रिपरिषद होती है। जरा लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए प्लीज। राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका, मतलब नॉमिनेशन वाली कार्यपालिका में हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे। नामित कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका नामित कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामित होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। मतलब जो आपका राज्य का मुखिया होता है वो आपका प्रेसिडेंट हो गए, और जो आपके राज्य सरकार के मुखिया, मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है, जो आईएएस आईपीएस जितने भी आपके मंत्री, इनके हेड हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति को मतलब सारी की सारी एडवाइजरी दे रही है, मतलब 74 आई को 1 को आपको कभी नहीं भूलना है हमेशा, जब तक पॉलिटी आप पढ़ेंगे इंडिया की। अब बात करते हैं कि इसमें दूसरी विशेषता क्या है, मतलब बहुमत दल का नेता होता है। अब ये हेडिंग डालिए आप, बहुमत दल का नेता, मतलब बहुमत दल का नेता कैसे होता है, चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आप लिखिए इसका सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट लिखिए आप इसमें राजनीतिक एकरूपता। नेक्स्ट आप लिखिए इसमें दोहरी सदस्यता। नेक्स्ट इसमें नोट डाउन करिए आप पीएम का नेतृत्व। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए निचले सदन का विघटन। एंड लास्ट छोटा सा है गोपनीयता। मतलब अगर आपका मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्टेट सर्विसेज में, या आप की संसदीय व्यवस्था की विशेषता बताइए, तो आप इस तरह से बता देंगे। फिर मैं इसके बाद आपको अध्यक्षात्मक, मतलब जो यूएसए टाइप में वो है उसमें, तो सबसे पहला मतलब ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपकी 5 होगी, ये 6, ये 7 एंड ये 8। अब पहला आपका नॉमिनेशन मैंने कवर कर दिया कि किस तरह से वास्तविक कार्यपालिका होती है, किस तरह से नॉमिनेटेड। अब बहुमत दल का नेता, मतलब आप इसको समझिए, बहुमत दल का नेता मतलब सेकंड को मैं आपको कवर कर रहा हूं कि बहुमत दल के नेता में क्या होता है कि चुनाव होता है, आपका इलेक्शन होता है, इलेक्शन का एक टाइम ड्यूरेशन है कि 5 इयर्स, भारत का निर्वाचन आयोग आपके चुनाव कराता है, या उससे पहले भी हो सकता है परिस्थितियों के आधार पर। अब बहुमत एक पार्टी जीत के आती है बीजेपी, या वो पूर्ण बहुमत से आ सकती है, कंडीशन ये है कि वो पूर्ण बहुमत से आ सकती है या गठबंधन में आ सकती है। दोनों चीजों को हम समझेंगे कि किस तरह से होता है। अब सपोज करो बीजेपी
बीजेपी आपकी चुनाव में पूर्ण बहुमत से आ गई। पूर्ण बहुमत मैंने आपको बताया था कि जब वो 272 वोट्स, मतलब चुनाव होता है आपका लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है और वो कभी विघटित नहीं होती, उसका चुनाव का प्रक्रिया अलग है। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है उस पार्टी का, तो मतलब पूरे देश में, तो बीजेपी सपोज करो जीत के आती है, जिस तरह से 2019 में आपके 300 के करीब में वोट्स मिली थी, तो यहाँ पे इनको पूर्ण बहुमत मिल गया। अब पूर्ण बहुमत जब मिलता है तो पार्टी, यहाँ तो सब कौन जीत के आए, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए, यहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब केवल मोदी जी का एक चेहरा लगाया इन्होंने, वो एक आम आदमी की तरह उम्मीदवार बने और एमपी बनारस से वो जीत के आए। जिस तरह से अगर हम बात करें कि लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई जीत के आया, गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई जीत के आया, एमपी से कोई जीत के आया, तो इस तरह से पूरे देश में वो जीत के आए, कोई कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से, तो बीजेपी के पास 300 के करीब में उम्मीदवार एमपी जीत के आए। उसमें इन्होंने एक नेता बनाया, मतलब एक एमपी, साधारण एमपी आपके मोदी जी है। अब इनको इन्होंने बहुमत दल के नेता की संज्ञा दी कि हमारी जो बहुमत प्राप्त पार्टी है उसको मोदी जी को, अब उनको एक हेड बनाना है ना अपना नेता, तो उन्होंने मोदी जी का चेहरा दिया। अब मोदी जी को जब बताया गया कि ये है, तो पार्टी ने मीटिंग करके बताया कि हम इनको बना रहे हैं, और बीजेपी पार्टी बहुमत में आ चुकी है। तो जो प्रेसिडेंट हैं आपके, राष्ट्रपति हैं, वो इस एमपी की, मतलब जो एक एमपी थे, उनकी नियुक्ति करेंगे। समझो इस चीज को, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा। प्रीलिम्स में बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन होता है, या सिलेक्शन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप वहां पे क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति होती है, मतलब सिलेक्शन होता है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, सपोज करो, तो अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब कंडीशन क्या होगी, तब कंडीशन होगी यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि चुनाव दोबारा ना हो, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया बहुत महंगी है। तो यहाँ पे वो सभी पार्टी को सभी पार्टी के नेताओं को, अध्यक्षों को बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि आप देख लीजिए, अगर आप सभी मिलके एक दूसरे की, मतलब गठबंधन बना के, मतलब ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी प्लस डी पार्टी, या ए और बी और सी, हम बिल्कुल थियोरटिकल चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि विचारधाराएं मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं। अगर आपकी दो पार्टी मिलके जो आपका जादुई आंकड़ा है 272 क्रॉस कर जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उस मतलब उसको, अब यहाँ बीजेपी नहीं है, सपोज करो बीजेपी और कोई अदर पार्टी, सपोज करो बीजेपी मिली, बीएसपी मिली, और एक एक्स वाई जेड पार्टी मिल गई, और सबने मिलके यहाँ पे 272 अचीव कर लिया कि 272 अचीव हो गई। अब ये आपस में बात करेंगे, और बात करके यहाँ पे कहेंगे कि हमारा नेता ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी मतलब वहां पे विजडम होती है कि वो, सपोज करो यहाँ बीजेपी से पहले कांग्रेस की विचारधारा मिल गई, मतलब कांग्रेस ने एक अलग गठबंधन बना लिया, तो किसी को नहीं पता है कि किसके पास 272 है। 272 कब पता चलेंगे, जब फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट मतलब पार्लियामेंट में जाके, मतलब वहां पे जाके वोटिंग होगी और पता चलेगा कि हाँ भाई, हाथ उठवाते हैं ना कि कौन कौन मेरे साथ है, हम कहीं आप क्रिकेट में खेलते हैं, अच्छा मेरी मेरी टीम में कौन सा है, तो इस तरह से जैसे ही होगा वो उसमें। तो यहाँ पे बहुमत दल का नेता अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उसका अधिकार स्वयं विवेक से चुनने का आपके प्रेसिडेंट का है। वो किसको पहले चांस देता है, वो उनके स्वयं विवेक पे है। उस पे मतलब ये नहीं है कि वो इसको पहले दे बीजेपी को या कांग्रेस को, वो किसी को भी पहले, अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ पूर्ण बहुमत, तो वो किसी को भी मौका दे सकते हैं। अब देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सामूहिक कैसा होता है भाई, एक टीम मिलके काम करती है किसी भी चीज में। अब जब टीम है, टीम कौन सी है आपकी, टीम है आपकी पीएम, मतलब यही टीम है आपकी पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद। अब जब पीएम और मंत्रिपरिषद ये पूरी टीम में काम मिलके काम कर रही है, तो कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स नहीं होता इसमें। मतलब जैसे होम मिनिस्टर होता है आपका, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, या अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक टीम की तरह काम करते हैं। मतलब अगर कोई प्रस्ताव एक मंत्री लाता है, ठीक है, और वो प्रस्ताव किसी कारण से डाउन हो जाता है, गिर जाता है, या कुछ भी होता है, तो सभी के सभी मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री को, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। अब सपोज करो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया,
पीएम को अच्छा नहीं लग रहा, किसी कुछ भी कारण हो कि पीएम को रिजाइन करना पड़ा। अब जैसे ही पीएम को रिजाइन करना पड़ा तो उसकी मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाएगी, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? आपकी लोकसभा के। बहुत बार क्वेश्चन आया है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहां पे आपको डालना है कि लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहां पे आपका पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो आपकी पूरी टीम काम कर रही है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका आर्टिकल 75 आता है। ठीक है, 74 हमने पहले पढ़ा था, और 75 आर्टिकल क्या बोल रहे हैं? ये मतलब ये पूरी की पूरी टीम का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसमें 89 जोड़ना कितना हुआ? 164। मतलब अगर चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के लिए। आर्टिकल 74 व आर्टिकल 164, 89 ऐड करना है। जिस तरह से मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया, 89 ऐड कर लेना, आपका राज्यों के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीतिक एकरूपता की। राजनीतिक एकरूपता ये है कि आपकी केंद्र में, और जो आपके मतलब राजनीतिक एकरूपता जो केंद्र में आपकी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की एक टीम बनी है, उस टीम में वो जो मेंबर्स होंगे, मतलब ये टीम जो होगी, ये एक ही जो दल से हो, मतलब एक ही पार्टी से होती है। नॉर्मली एक ही पार्टी से होती है अगर पूर्ण बहुमत से होता है। लेकिन मतलब ये कहीं एक ही दल कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। अब सपोज करो यहाँ पे 4 दल मिलके बनाए, ए 1 2 3 4, तो होता है कि डिफेंस मिनिस्टर हमने इस पार्टी का बना दिया, आपको फाइनेंस मिनिस्टर इसमें, मतलब ये एक व्यवहारिक स्तर पे बनता है। लेकिन हम उसको पूरा का पूरा एक ही दल बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या होता है? गठबंधन। उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सरकार में कौन सा है। सरकार में हम कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी, बसपा, ये सारी की सारी है। यहाँ पे हम कहेंगे कि गठबंधन की सरकार है। ठीक है, मतलब एक उन्होंने कार्टेल बनाया, मतलब एक गठबंधन टाइप में बनाया, तब उसकी सरकार बनाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता क्या होती है? मतलब क्योंकि जब ये गठबंधन बना ना, तो गठबंधन एक विचारधारा पे बना है, मतलब तभी तो एक ग्रुप में आए ना, एक ग्रुप में, क्योंकि इनकी विचारधाराएं एक थी। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया आई थिंक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, गठबंधन किस तरह से होता है, विचारधाराएं किस तरह से काम करती हैं, इस तरह से। अब आइए दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता में क्या है? सॉरी, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता के क्या है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मतलब जो एक सपोज करो, ये अगर दोहरी सदस्यता की बात करें, एक मंत्री को 2 काम है। मतलब जब वो पार्लियामेंट में है, एक मिनिस्टर है सपोज करो, मतलब जो एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके, जो आपके कौन है? मोटा भाई कौन है? आपके अमित शाह। ये आपके क्या है? ये आपके होम मिनिस्टर है, मतलब मोदी की टीम के कोर मेंबर। जैसे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा थी ना, इसी तरह मोदी इज शाह और शाह इज मोदी। तो ये आपके होम मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, मतलब मोदी की इस टीम में भी है। और एज ए एमपी, जब कोई कानून संसद में बनाया जाता है, कोई भी कानून, वहां पे भी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोहरी सदस्यता के रूप में काम करते हैं, मतलब एज ए विधायिका भी, मतलब ये आपके जब एमपी का मतलब कानून बनाने में काम कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो एज ए विधायिका काम कर रहे हैं, मतलब। और जब एज ए मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो ये एज ए कार्यपालिका के सदस्य हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब प्रधानमंत्री का नेतृत्व क्या है? कि यहाँ पे जो नेतृत्व है, मतलब जो लीडरशिप है, यहाँ पे सारी की सारी लीडरशिप पीएम की है। कैसे पीएम की है? कि जो आपका पीएम की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट कर देते हैं, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है उसका चुनाव कौन करेगा? पीएम करेगा, कि कौन मिनिस्टर्स कौन बनेगा। उनको विभागों की, जो विभागों की उत्तरदायित्व दिया जाएगा, कि होम मिनिस्टर शाह साहब को कौन देगा? वो आपके मोदी देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे पीएम का एक लीडरशिप होगी, मतलब सारी मंत्रिपरिषद के लिए जो एक पीएम प्रेसिडेंट से मंत्रिपरिषद की सलाह को बताने जा रहा है, वो कौन जा रहा है? वो आपके पीएम जाएंगे, ना कि होम मिनिस्टर। मतलब किसी भी चीज को आर्टिकल 78 से प्रेसिडेंट को कुछ बताना हो, कुछ सलाह देनी हो, या कहीं भी देश का प्रतिनिधित्व करना हो, तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया जा रहा है आपका इनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निचले सदन का विघटन, अब यहाँ पे दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं था, वो तो स्थायी सदन है। अब जिस तरह से वो स्थायी सदन है, आप सभी को पता होगा कि अगर वो स्थायी सदन है, तो अगर वो स्थायी सदन है, वॉइस इको कर रही है आई थिंक। तो अगर वो स्थायी सदन है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो आपका राज्यसभा है उसका 2 साल में सदस्य बदलते हैं। मतलब 2 साल बाद क्या होते हैं, 2 साल में चुनाव होता है और उसके 1/3 सदस्य चेंज हो जाते हैं। मतलब पूरी की पूरी राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल ऐसे उसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और 2 साल में उसके सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब 2 साल में 1/3 सदस्य उसमें बदल जाते हैं। लेकिन लोकसभा का 5 वर्ष है, जो कि स्थायी सदन नहीं है और कभी भी इसका विघटन हो जाता है। नेक्स्ट इसकी गोपनीयता। अब जो मंत्रीगण हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स का काम क्या होता है? जो मिनिस्टर्स हैं आपके, उन मिनिस्टर्स पे उत्तरदायित्व है कि जब वो किसी विभाग की विभाग में एज ए मिनिस्टर काम कर रहे हैं, मतलब अमित शाह जी आपके होम मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, तो अगर किसी समिति के सदस्य हैं वो, या कोई आपको प्लान कर रहे हैं, मतलब कोई प्लानिंग या कोई योजना आपकी बन रही है देश के लिए कि फ्यूचर में हम कैसे काम करेंगे, तो वो कहीं भी ना तो अपने घर पे, ना किसी दोस्त को, ना किसी भी टीम को कहीं भी इस चीज की डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर डिस्क्लोज किया तो कोई हो सकता है उनका दोस्त बिजनेसमैन उसका लाभ उठा ले, या कोई एनिमी हो सकता है वो पूरे देश को नुकसान पहुंचा दे, या हो सकता है कि वो मीडिया ट्रायल होके जो पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए वो पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पाता। मतलब कोई भी नीति, कोई भी निर्णय अगर मंत्रिपरिषद में लिया जा रहा है या कोई भी चीज हो रही है, तो जब तक कानून नहीं कहे, मतलब जब तक उसको संविधान ना कहे, या उसके एक जो एक प्रोसीजर होता है उसमें ना कहा जाए, तब तक वो उस बात को गुप्त रखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, तो यहां तक हमने इसकी विशेषताएं, अभी हम रिकैप कर लेते हैं कि एक नॉमिनेटेड होती है, एक वास्तविक होती है, मतलब एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इस तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करती है। दूसरा इसका है बहुमत दल का नेता, कि बहुमत दल का नेता कौन होता है? एक पार्टी चुनी जाती है, अगर पूर्ण बहुमत से आई है तो उसके तरह से अलग प्रोसीजर है, और अगर गठबंधन में आई है तो गठबंधन में। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब उस मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होता है संसदीय व्यवस्था में, वो सामूहिक रूप से, मतलब अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया जो उनका नेता है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा का विघटन हो गया, इसका मतलब ये है कि जो मंत्रिपरिषद है एग्जीक्यूटिंग बॉडी, उसका विघटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीति की एक रूपता है, मतलब एक ही पार्टी के सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो एक ही पार्टी के होंगे तो एक ही विचारधारा होगी, तो अगर पॉलिसी बनाते हैं जब लास्ट में, तो वो पॉलिसी अच्छी बनती है। मतलब उसके ज्यादा चांसेस हैं कि क्लैरिटी के साथ वो पॉलिसी इंप्लीमेंट भी हो। और दोहरी सदस्यता, मतलब वो आपके एग्जीक्यूटिंग, मतलब लॉ मेकर भी हैं और लॉ एग्जीक्यूटर भी हैं। मतलब लॉ एग्जीक्यूटर, लॉ कानून को बनाना भी इनका काम है, और दो दो भूमिका है, कानून को बनाने की भी और कानून को लागू करवाने की भी। अब इसमें फायदा क्या मिलता है कि जो कानून बना रहा है वही लागू करवा रहा है, तो उसको एक्चुअल पार्ट पता होता है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता कि सपोज करो दोनों दोनों अलग अलग पार्टी होगी, तो वहां पे मतलब अलग अलग व्यक्ति होगी, तो वहां पे मतलब कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा कि जैसा वो बताना चाह रहा है ऐसे ही पॉलिसी एग्जीक्यूट हो रही है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व होता है, जिस तरह से यूएसए में कहें तो प्रेसिडेंट का नेतृत्व होता है। तो यहाँ पे वास्तविक नेतृत्व पीएम का है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बारे में प्रेसिडेंट को भी पीएम बताएगा। सदन का नेता भी पीएम होता है। लोकसभा में अगर कोई वक्तव्य देना है पूरी पार्टी के लिए, मतलब पूरे देश के लिए, तो पूरे देश का नेतृत्व जो करते हैं पीएम करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पीएम जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वैसी किसी पार्टी के नेता ना होकर पूरे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब पूरे देश के नेता होते हैं। फिर लोकसभा का विघटन होता है। निचले सदन आपका लोकसभा है, ऊपरी सदन आपका राज्यसभा है। तो राज्यसभा आपकी 6 वर्ष के लिए होती है, जिसमें एवरी 2 ईयर आपके 1/3 जो सदस्य हैं वो त्याग पत्र, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। लोकसभा 5 वर्ष या उससे पहले, वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। और उसका विघटन होता है, मतलब उसका विघटन अगर देखो, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो राष्ट्रपति को कह के, मतलब राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करेगा, राष्ट्रपति को बताएंगे। और राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति किसने की पीएम की? प्रेसिडेंट ने। और मिनिस्टर्स की नियुक्ति कितने किसने की? मिनिस्टर्स की भी पीएम के कहने पे आपके मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंट ने की। तो यहाँ पे आपके मिनिस्टर्स को और पीएम को सबको इनको विघटित कर सकता है, मतलब इनको हटा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मंत्रिपरिषद का भी विघटन किया जा सकता है, लोकसभा का भी विघटन किया जा सकता है। और गोपनीयता, गोपनीयता की बात करें तो मंत्री जिस विभाग में काम है या दूसरे विभाग में, कि जब भी वो मंत्रिपरिषद की बैठकों में बैठता है या उसको कहा जाए कि ये गोपनीयता की है, गोपनीय चीज है, इसको डिस्क्लोज नहीं करना, तो उन्होंने शपथ ली होती है। एट द टाइम ऑफ जब वो करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा, तो उसके साथ में 2 शपथ होती है उनकी। एक नॉर्मल जो अपॉइंटिंग की है, और एक आपकी गोपनीयता की शपथ होती है कि जब तक उन्हें संविधान ना कहे, जब तक वो कानून ना कहे, तब तक वो उस चीज को किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके मेंस के किसी भी क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगी। तो यहां तक आपकी क्लास, आई थिंक आज की क्लास कवर कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं इसको कवर करूंगा यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। एक टॉपिक है आपका, क्योंकि हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा, यूएसए की स्थिति पढ़ी, तो अध्यक्षतात्मक व्यवस्था के बारे में भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं। तो ये नोट डाउन किया आई थिंक आपने। तो जिस तरह से आपने नोट डाउन किया है उस तरह से अभी आप इस पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं यहाँ पे। आप 1 मिनट में आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में या कहीं भी आप पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों का जो कैमरा ऑफ नहीं हो रहा, इसके लिए कुछ कीजिए आप अपना, मतलब इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट है नहीं, क्योंकि और कहीं से भी ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे संसदीय व्यवस्था हमने पढ़ ली, अब थोड़ा सा बात करेंगे अध्यक्षात्मक की। क्योंकि कहीं भी ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बन जाए कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक में वो तुलना करा सकता है। अब हम अगर बात करें अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था को ही हम एक प्रेसिडेंट शासन भी कहते हैं, मतलब राष्ट्रपति जहां पे प्रमुख होता है। ठीक है। मतलब एक हमने पढ़ी संसदनात्मक, अब यहाँ पे हम अध्यक्षात्मक पढ़ेंगे, मतलब ये प्योरिटी के साथ में यूएसए में। अब इसको देखो, ये क्या है, इसको समझो थोड़ा सा, ये क्या है, ये कैसे काम करती है, फॉर्म कैसे होती है, विघटन कैसे होता है इसका, और एक्स्ट्रा में जो चीजें होंगी इसकी मिसलेनियस करके। तो क्या होती है, मतलब यहाँ पे आपका जो हेड होता है, आपका हेड प्रेसिडेंट होता है। मतलब आपके इस तरह की व्यवस्था में वहां पे कौन था हेड? आपका वास्तविक हेड था पीएम। यहाँ पे कौन है आपके? प्रेसिडेंट। ठीक है। मतलब जो भारतीय संविधान के विपरीत है, ये अगर व्यवस्था देखें अमेरिकी संविधान की, यूएसए की, तो यहाँ पे इसकी हेड कौन करता है? राष्ट्रपति।
और राष्ट्रपति कौन है? जो अभी एट प्रेजेंट में बाइडेन साहब। अब अगर अमेरिका जो है वो राष्ट्रपति शासन की मतलब अध्यक्षात्मक प्रणाली को फॉलो करता है, तो वहां पे कुछ चीजें मतलब किस तरह से काम करती हैं, ये संसदीय व्यवस्था से थोड़ी सी भिन्न होती हैं। कि संसदीय व्यवस्था जैसे उत्तरदात्मक होती है, तो ये कैसे होती है? ये गैर उत्तरदायी सरकार होती है। मतलब ये फाइनली है गैर उत्तरदायी, मतलब इनको कहीं भी किसी पार्लियामेंट में जाके स्टेटमेंट ये नहीं देना है, क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन आवर्स नहीं होते, ये अपना केवल और केवल काम करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 4 साल के लिए चुना जाता है, प्लस अपना एक सचिव स्तर के मतलब मिनिस्टर्स टाइप में परिषद रखेगा, मतलब उसको बोलते हैं कि किचन कैबिनेट। ठीक है, किचन कैबिनेट में आपके जैसे उद्योग मंत्री बनाना है, तो वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, कोई बिजनेसमैन को बनाएंगे। भारत में तो ऐसा नहीं है, बना सकते हैं लेकिन व्यवहारिक स्तर पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसको क्या होना पड़ेगा? उसको आपको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो वहां पे ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, बाहर है। ठीक है, इसलिए किचन कैबिनेट है। नेक्स्ट उसमें कैसे होगा कि जो कांग्रेस का सदस्य है वो यहाँ नहीं आ सकता, और जो यहाँ पे मिनिस्टर है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब अगर कांग्रेस के सदस्य चुनाव लड़के जाना है, उसको बनना है, तो उनको यहाँ से इस पार्ट से निकलना पड़ेगा। तो इसमें एक सिस्टम निकल के आया कि आपका पृथकतावादी व्यवस्था, मतलब पृथकतावादी व्यवस्था कि यहाँ पे आपकी जुडिशरी जो है, जुडिशरी अलग है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कार्यपालिका है, वो अलग है, और यहाँ पे आपकी जो पार्लियामेंट है, मतलब जो विधायी पालिका है, मतलब जो आपकी लेजिस्लेटिव है, वो अलग है। मतलब कांग्रेस कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव अलग करती है, और जुडिशरी अलग करती है, मतलब पूर्णतः पृथकवादी के सिद्धांत पे आधारित है। और भारत में क्या है? भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन पूछ के मिनिस्टर से वो काम किया जा सकता, सामूहिक उत्तरदायित्व तो हमने पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बनता है। ठीक है, दो तरह की सरकार है कि जहां पे मुखिया आपका कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, अमेरिका में। अब अगर यहाँ पे की व्यवस्था की बात करें कि 4 साल के बाद में वो चुन 4 साल के लिए मतलब वो फिक्स चुन के आते हैं। अब उनको हटाने की अगर बात करें हम, तो इस तरह से उनको इतना आसान नहीं होता कि उनको हटाया जाए। अब यहाँ पे अगर वो 4 साल के लिए चुन के आए हैं, तो उनको केवल और केवल एक तरीका है, वो महाभियोग है। मतलब इनको हटाया जा सकता है महाभियोग से। अब महाभियोग से हटाएंगे तो महाभियोग का कोई आधार होना चाहिए। तो महाभियोग का केवल और केवल एक आधार है, वहां पे गैर संवैधानिक, मतलब अगर संविधान का गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने मतलब अतिक्रमण कर लिया है, मतलब वो सब कुछ पावर में आ गए और उन्होंने संविधान को कुछ माना नहीं, और गैर संवैधानिक तरीके से वो कार्य करना शुरू कर दिए, तो वहां पे आपके महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। मतलब एक ही तरीके से हटाया जा सकता है यूएस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये आप समझे कि यहाँ पे क्या क्या है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या क्या होगी? आपकी गैर उत्तरदायी सरकार होती है, पृथकतावादी सिस्टम होता है, मतलब जो व्यवस्था है पृथकतावादी है। यहाँ पे स्थिति उनकी भिन्न होती है, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख आपके प्रेसिडेंट है। उनको हटाने के लिए केवल और केवल महाभियोग का तरीका है। और जो आपकी सरकार है जो बनती है, वो किस तरह से बनती है? आपका गैर उत्तरदायित्व में मैंने आपको बताया कि वहां पे प्रेसिडेंट प्लस सचिव स्तर, मतलब जो उनके मंत्री होते हैं वो उस तरह से, और वो उत्तरदायित्व नहीं है उनके पास में कुछ, वो जो करें वो दे आर फ्री, दे आर फ्री। वे किसके प्रति उत्तरदायित्व है यहाँ पे? प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी है। मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे उनको लात मार के भगा दे, कल को दूसरे को बना दे या तीसरे को। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। ठीक है, यहाँ पे भी जब चाहे प्राइम मिनिस्टर उनको हटा सकते हैं, लेकिन उनको जीरो नहीं कर सकते। वो एमपी तो रहेंगे ना, एज ए एमपी तो काम करेंगे ना, वो भले ही मिनिस्टर ना रहे। तो मतलब एक विधायी शक्ति के वो पार्ट रहेंगे, भले ही एक्सिक्यूटिंग बॉडी के वो ना रहे। अब नेक्स्ट अगर देखें हम कि जो यहाँ पे हमारे देश में क्या कर सकता था,
जो लोकसभा का क्या कर सकता है, विघटन किया जा सकता है। लेकिन वहां पे जो आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे केवल एक ही हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वहां पे, उसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन पीएम प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे विधायिका इसलिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे ये कहीं भी किसी भी तरीके से इनका विघटन नहीं किया जा सकता। तो हमने इस तरह की पूरी व्यवस्था पढ़ी। आज हमने एक बार रिकैप करता हूं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमने बता दिया। ये प्रेसिडेंट इसमें मुखिया होता है, वास्तविक प्रमुख भी होता है, और वो अपने और अपनी टीम के साथ काम करता है। कैसे काम करता है, वो अपना फ्री हो 4 वर्ष के लिए चुन के आते हैं, और वो किसी भी चीज में एग्जीक्यूटिव बॉडी में किसको क्या बनाना है, किसको किस तरह से पॉलिसीज बनानी है, कोई कहाँ पे किस देश के साथ हमें संबंध रखने हैं, कहाँ किस तरह की नीति हमारी एनवायरनमेंट की होनी चाहिए, न्यूक्लियर की एजेंसी नीतियां जो होनी चाहिए वो कैसी होनी, तो वो सारी की सारी ये फ्री है। तो इस तरह से ये फ्री होके बिल्कुल काम करते हैं। तो मैंने कहा कि मेल को फीमेल नहीं बना सकता और फीमेल को मेल नहीं बनाया जा सकता, अदरवाइज यहाँ के प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं। अब किस तरह की फॉर्म है, अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली मतलब ये कांग्रेस से अलग होती है। ठीक है, कांग्रेस से अलग होती हैं, तो ये आपका किसी भी तरीके से कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं। आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का काम केवल और केवल आपका कानून बनाना है, उसको किस तरह से लागू करना है वो इनका। कहीं भी कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं रहता, एक गैर उत्तरदायी सरकार की तरह काम करते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो जब चाहे तब केवल उनका जो उसका वो है, केवल महाभियोग तरीके से उनको हटाया जा सकता है, और वो भी केवल एक ही आधार है, गैर संवैधानिक। मतलब जो संविधान का अतिक्रमण करके अपने हिसाब से सारा काम करना चाहिए। ठीक है, और एक हमने देखा कि इसका विघटन नहीं हो सकता, आपका यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका प्रेसिडेंट विघटन नहीं कर सकता। तो यहाँ तक आपने आज टॉपिक कवर किया कि हमने संसदीय व्यवस्था देखी, अध्यक्षात्मक व्यवस्था देखी, और हमने इस चीजों को सारों को समझा। अब एक एक चीज करके आप इस क्लास को 2 बार 3 बार देख के आप इसके नोट्स बना के इसमें देखिए कि प्रीलिम्स में आप यहाँ से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं, या मेंस में आप यहाँ तक कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। क्योंकि मेन आपकी नॉलेज का और पढ़ाई का तभी फायदा है जब आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं। और रेगुलर क्लासेस में बच्चों रहिए, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 1 मिनट देता हूं मैं आपको। चलिए, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। आप चैट बॉक्स में ग्रुप पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, और जिन बच्चों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया प्लीज इंस्टॉल अवर ऐप। आप कुछ भी वहां पे कोई भी आपने रिगार्डिंग डाउट आप टीम को भेज सकते हैं।